हिस्ट्री है। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उदय एवं विकास। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप का संख्या कितना होता है पता है? कितना होता है? 7 होता है, ये याद रखेंगे। पहला कौन सा महाद्वीप होगा? एशिया, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पे याद रखेंगे क्या चीज? दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे याद रखेंगे अंटार्कटिका, 6 नंबर पे याद रखेंगे यूरोप, 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखेंगे। देखो सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है एशिया होता है, ठीक। सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में यदि हम बात करेंगे तो उसमें याद रखेंगे हर हमेशा ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ होता है? कैनबेरा, समझ गया? कैनबेरा याद रखेंगे। एशिया याद रखेंगे। एशिया में जैसे भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देश सब जितना आता है ना सब एशिया में आता है। यूरोप का बात करेंगे तो फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब देश और आएगा ना, जर्मनी, इटली, ये सब सारा देश, उस सब के बारे में समझेंगे हम। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एक प्रश्न पूछ देता है इटली, जर्मनी, ये सब जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत वर्तमान में आता है? तो याद रखेंगे यूरोप महाद्वीप। क्या याद रखेंगे? यूरोप महाद्वीप याद रखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे महाद्वीप की संख्या 7 समझ गए हैं, ठीक। अभी जो हम पढ़ेंगे कौन सा महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे? यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। याद रखेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप में पहले पढ़ते हैं राष्ट्रवाद, फिर उसका उदय एवं विकास साथ में पढ़ते चलेंगे कैसे कैसे हुआ था। देखो राष्ट्रवाद के बारे में अगर बात करेंगे परिभाषा को, तो राष्ट्रवाद सबसे पहले समझेंगे कहते किसको है। तो देखो राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब होता है देश, ठीक ना। अगर देश के प्रति प्रेम, लगाव, स्नेह, गर्व की भावना अगर हो तो उसे क्या कहेंगे हम? राष्ट्रवाद। समझ गया? क्या कहेंगे उसको? राष्ट्रवाद। तो पॉइंट में याद रखेंगे देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति स्नेह, लगाव और गर्व की बात जब भी होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? राष्ट्रवाद। तो 4 पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे राष्ट्रवाद की परिभाषा में। प्रेम, लगाव, स्नेह, गर्व, क्या सब याद रखेंगे? गर्व। तो शुरुआत में बोलेंगे देश के प्रति, शुरुआत में क्या बोल देंगे? देश के प्रति। तो बोलेंगे देश के प्रति प्रेम, लगाव, स्नेह, गर्व की भावना हो तो उसे क्या कहेंगे हम? राष्ट्रवाद। एक बार बोलो तो राष्ट्रवाद किसे कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। तो ये वाला परिभाषा के रूप में भी याद रखेंगे। अगर परिभाषा में पूछेगा क्वेश्चन कि एग्जाम्पल के तौर पे राष्ट्रवाद क्या है, तो तुमको बोलना है देश के प्रति अगर प्रेम, लगाव, स्नेह, गर्व की भावना हो तो उसे क्या कहेंगे हम? राष्ट्रवाद कहेंगे। ये परिभाषा याद हो गया तो याद रखेंगे। अब बात आता है कि अगर पूछेगा देश के प्रति प्रेम, लगाव, गर्व की बात अगर हो तो यह राष्ट्रवाद का परिभाषा होता है, यह किसने दिया था? तो तुमको याद रखना है, क्या चीज याद रखना है? अर्नेस्ट रेनन। क्या याद रखेंगे? अर्नेस्ट रेनन। फ्रांस का दार्शनिक था अर्नेस्ट रेनन। पूछेगा अर्नेस्ट रेनन कौन है, तो क्या याद रखेंगे? फ्रांस का दार्शनिक याद रखेंगे। अगला बात हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे फ्रेडरिक सॉर्यू। फ्रेडरिक अगर सॉर्यू का बात करेंगे तो इन्होंने भी राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया था, लेकिन इसका बात याद रखेंगे चित्र के आधार पे और झंडा के आधार पे। जैसे अपना सब में भारत माता का चित्र होता है, फोटो होता है ना, और झंडा भी होता है इंडिया का तिरंगा। तो इसलिए यहाँ पे याद रखेंगे चित्र और झंडा के माध्यम से पूछेगा कौन परिभाषा दिया है राष्ट्रवाद का, तो क्या याद रखेंगे? फ्रेडरिक सॉर्यू। क्या याद रखेंगे? फ्रेडरिक सॉर्यू। तो देखो 2 चीज हम समझे है। पहला समझे राष्ट्रवाद का परिभाषा। राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होता है? यानी देश के प्रति प्रेम, लगाव, स्नेह, गर्व की भावना हो तो उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। यह परिभाषा राष्ट्रवाद का किसने दिया था? अर्नेस्ट रेनन दिया था। और फ्रेडरिक सॉर्यू भी दिया था राष्ट्रवाद का परिभाषा। वो कैसा दिया था परिभाषा? चित्र के आधार पर और झंडा के आधार पर जो राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया था उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक सॉर्यू। तो ये चीज हो गया राष्ट्रवाद शुरुआत। ये राष्ट्रवाद समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद जो बात करेंगे, तो यूरोप के अंदर एक देश आता है फ्रांस। पहले फ्रांस से समझेंगे। फ्रांस में समझेंगे फ्रांस की क्रांति जो हुआ था
इसके बारे में समझेंगे। यह सबसे शुरुआत में 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। पूछेगा फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो क्या याद रखेंगे, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। ठीक, या 1789 ईस्वी में कौन सा क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति। तो दोनों चीज याद रखेंगे प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, अब हम समझते हैं 1789 से पहले अगर बात करेंगे तो फ्रांस में जो है ना बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, जिसका राजा शुरुआती से हुआ करता था, लुई लगा के होता था। उस समय अगर शुरुआती दौर का बात करेंगे, आगे जाते जाते फ्रांस में जो राजतंत्र था उसका राजा का नाम था लुई 14वां। समझ गया, लुई क्या था, 14वां। एक्स को 10 बोलते हैं, आईवी को 4 बोलते हैं, तो 14 हो गया, तो याद रखेंगे लुई 14वां। फ्रांस का राजतंत्र के समय में राजा कौन हुआ करता था, लुई 14वां। लुई 14वां जो अथी था राजा फ्रांस का, इन्होंने एक शब्द बोला हुआ था कि देखो मैं ही राज हूं और मेरा शब्द ही शासन है। कहने का मतलब यह था इस राजा का कि हम जो बोलेंगे ना उसको तुम सब कानून समझो, क्योंकि हम क्या है, राज यानी देश समझो, फ्रांस है हम ही, ये बता रहा था ये। तो इसको ध्यान रखेंगे हम। तो पूछेगा बताओ कि मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है, यह कौन सा राजा बोला हुआ था, तो क्या याद रखेंगे, लुई 14वां याद रखेंगे। कोई दिक्कत है? अब देखो इस समय राजतंत्र जैसे तैसे चल गया था, ठीक ना। बात आया लुई 16वां का समय। फ्रांस में जो 1789 का क्रांति जो हुआ था ना, वह लुई 16वां के समय में स्टार्ट हुआ था। उस समय वो 1789 ईस्वी फ्रांस का जो राजा हुआ करता था, जिसका नाम था क्या चीज, लुई 16वां। लुई 16वां जो है ना खच्चर राजा था, और यह शुरुआत में बता दिया था शुरुआत में कि हम जो है निरंकुश है। कैसन राजा है, निरंकुश। निरंकुश कहने का मतलब ये याद रखेंगे कि जिस पर कोई अंकुश ना हो, यानी जिस राजा में कोई दिक्कत ना हो उसे बोलते हैं निरंकुश। समझ गया, कोई अंकुश नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, निरंकुश। तो लुई, अगर बात करेंगे लुई 16वां कैसा राजा था, तो निरंकुश राजा था, ये याद रखेंगे। आगे का बात करेंगे 1789 ईस्वी में जो है ना लुई 16वां के समय में जनता विद्रोह कर दिया था। जनता कैसे विद्रोह कर दिया था समझो। फ्रांस में जो है ना असेंबली होता था, नेशनल असेंबली। वहां पे अगर बात करेंगे, जैसे असेंबली भारत और में संसद होता है ना, तो भारत में जो संसद होता है वो बीच में बैठता है राष्ट्रपति। ठीक, इस साइड अगर बात करेंगे तो लोकसभा होता है, इधर राज्यसभा। सेम ऐसा ही वहां पे जो है ना फ्रांस के अंदर हुआ करता था। फ्रांस के अंदर में 3 ठो होता था साइड। यहाँ पे राजा जो मेन होता था, जैसे भारत में मेन होता है तो राष्ट्रपति बैठता है, उसी टाइप से जो है ना फ्रांस में भी मेन बैठता था, जो राजा वहां का मेन हुआ करता था। तो उस समय राजा का बात करेंगे तो कौन था, लुई 16वां। लुई 16वां के समय में यहाँ पे राजा बैठा हुआ था। इस साइड राजा में भी बहुत सारा अलग अलग क्षेत्र का राजा होता है, तो इस समय राजा लोग बैठा हुआ था इस साइड से, दाया साइड से। अगर बात करेंगे इस बीच वाला साइड में, तो बीच में जो बैठा हुआ था यहाँ पे व्यापारी बैठा हुआ था, व्यापारी। देखो राजा के साथ साथ में वहां का पॉप हुआ करता था, जिसको पादरी बोलते हैं। जैसे भारत में मंदिर और सब में पूजा करता है ना, तो उसको पंडित जी बोलते हैं ना, उसी तरह से फ्रांस सब में पॉप बोला जाता है, यानी पादरी बोला जाता है उसको। ठीक ना। तो यहाँ पे एक साइड राजा बैठा करता था, एक साइड बीच में व्यापारी बैठा करता था। अगर बाया साइड का बात करेंगे तो इस साइड जनता बैठा करता था। तो याद रखेंगे, तो जो बाया साइड बैठता था उसको वाम बोलते थे, अब बाया साइड बैठने वाले को वामपंथी बोला जाता था। ठीक, तो याद रखेंगे फ्रांस में नेशनल असेंबली में यही घटना ये हो गया था। यहाँ का राजा क्या किया था, बोल दिया कि जो राजा है ना, राजा वाला वर्ग है, यानी पॉप यानी पादरी वाला भाग है, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, व्यापारी को भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो जनता होता था ना, जनता में गरीब लोग बैठता था, जो भी गरीब था वो सब जनता के अंतर्गत था, तो उस सबको एक साइड बैठा दिया गया था बाया से। एक बार का बात है, यहाँ पे राजा जो था लुई 16वां का पत्नी था ना, वो घूमने के लिए आया हुआ था, मतलब फ्रांस के गांव और में घूमने के लिए गया हुआ था। और जैसे घूमने गया ना, तो हर जगह जो है कालीन यानी समझो कारपेट समझता है ना, कारपेट बिछा दिया था रोड पे, पूरा रोड पे। और उसका पत्नी जो है ना साथ में आ रहा था, उस रथ लेके, बस उस पे पूरा गांव भ्रमण किया। तो जनता वहां का जो भी जनता था ना, सब जनता उसको मांग रहा था, रानी से मांग रहा था, हल्ला आवाज दे दे के कि रानी हमको रोटी चाहिए, रोटी।
तो अब उसका साथ साथ में सेनापति सब हुआ करता था। सेनापति जो हुआ करता था ना, वो भी सेनापति, जब रानी पूछ रहा था सेनापति से कि जनता लोग क्या हल्ला कर रहा है, रोटी रोटी चिल्ला रहा है, तब उधर से सेनापति बोला फ्रांस के रानी को कि ये सब गरीब है, इन सबको रोटी नहीं है, रोटी खाना चाहता है। तो रानी बोला इतना ही बात है, इतना छोटा बात सब हमको हल्ला दे दे के बोल रहा है, रोटी नहीं है ना तो रोटी बोलो खा लेने के लिए, ब्रेड खा लो, केक खा लो, रोटी नहीं है तो क्या दिक्कत है, भात खा लो। बकलोल था एकदम, रोटी नहीं था कर कहने का मतलब ही था जनता का कि जनता वहां का क्या था, गरीब था, और उसके पास खाने के लिए नहीं होता तो भात थोड़ी ना लोग से मांगता है, रोटी आवाज देता है। तो ये तो अपने बकलोल थी, ये बोल दिया कि रोटी नहीं है तो चलो रोटी बोलो खाने के लिए, नहीं है ना तो केक बोलो खाने के लिए, समोसा खा लो लेकिन खो कुछ। अब बस वहां से आ गया घूम फिर के, इसको लगा जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है, जनता भूख से मर रहा था। यहाँ वही समय में जो बैठक हुआ था ना, जनता पे जब टैक्स बांध दिया था पूरा करगर, इधर बड़ा बड़ा आदमी पे जो बड़ा बड़ा कंपनी वाला था उस सब पे कोई टैक्स नहीं दिया था। और जब टैक्स नहीं दिया था ना तो जनता लोग जो है ना विद्रोह करने के लिए सब आदमी शपथ खाने चल गया था। फ्रांसे में एक जगह था बहुत बड़ा फील्ड, वहां पे टेनिस खेला जाता था, टेनिस कोर्ट के अंदर खेला जाता है, समझ गया। तो उस मैदान का नाम था टेनिस कोर्ट। शपथ सब आदमी लिया कि राजा को बर्बाद कर देंगे, समझ गया। तो शपथ को इंग्लिश में बोलते हैं ओथ, OATH करके होता है, ठीक। तो टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध अगर पूछेगा किस देश से है तो याद रखेंगे फ्रांस देश से है। कौन देश से है? फ्रांस। वहां का जनता सब का सब जो है ना विद्रोह करने के लिए, सब राजा का विद्रोह करने के लिए जनता तैयार हो गया। और जैसे राजा का विद्रोह करने आया तो बहुत सारा आदमी था। तो रानी बोला क्या कर रहा है ये सब, तो बोला हमको यहाँ गद्दी से हटाने के लिए आया है, सब विरोध कर रहा है। तो डायरेक्ट रानी बोलता है राजा को यहाँ सेना मंगवाओ और इन सबको बाहर निकालो, भगवान नहीं तो जेल में डालो। देखो तो ये सब एक भी देखने में अच्छा लगता है, सब झौसल लगता है, अच्छा नहीं है। एक तो होने से जो सेनापति और था ना वो सब बोला ये सब गरीब है। तो बोला गरीब है तो क्या हो गया, मेकअप करके आना चाहिए उसको सामने में। तो ये चीज बोल रहा था। तो उस सबको जो है ना रानी को पता नहीं था गरीब है कहां से मेकअप करेगा। तो उस सेनापति बोलता है गरीब है ये मेकअप कहां से करेगा। बोला देखो तो हम अगर बोलेंगे मेकअप करना है तो एक साथ में उनको मेकअप करने के लिए तैयार है, कोई पैसा नहीं मांगता है, इस सबको भी पैसा नहीं लगेगा मेकअप करने के लिए, इस सबको भी मेकअप करना चाहिए जाके। इस सब जो है एक बहाना लगाता है कि हमको मेकअप नहीं कर देता है, पैसा मांगता है। हमको अभी भूख लगता है तो हम रोटी हो या कुछ भी बनाना होता है बोल देते हैं, एक बार पूछो तो ये पैसा मांगता है, अगर बोलेंगे जो खाना बनाने के लिए तुरंत बना देगा। ये सब बोलवे नहीं करता है इन सबको बनाने के लिए, ये सब अपने गड़बड़ है। तो ये सब बोल के इससे अच्छा है कि इसको सेना का मंगवा और सबको जेल में पैक कर दो। जितना वहां विद्रोह कर रहा था ना सब जनता को एगो जेल में पैक कर दिया। वास्तिल नाम का जेल था, समझ गया, उसमें सबको पैक कर दिया। और जब पैक कर दिया तो वहां का सब जितना जनता था सब विद्रोह लुईस सोलमा के खिलाफ स्टार्ट कर दिया और जेल से सब भाग गया। जितना आदमी था सब जेल से भाग गया। अब जेल से भाग गया राजा को मारने के लिए। इधर से महिला सब घुसियाई थी, वो बोल रहा था देखने में नहीं अच्छा है, मेकअप नहीं करता है। सब महिला करीब 10,000 महिला सब जाके राजों के घेर लिया और रानियों को बहुत मार मारी। तो जो बहुत महिला थी ना एक घेर में, उस महिला को फ्रांस के लोग सब मतलब वैल्यू देने के लिए सेना का नाम रख दिया। जैसे भारत में जो है ना सेना का नाम रख दिया था, क्या चीज पता है? सेना का नाम रख दिया था वहां पे भारत में मंजरी और बानरी सेना। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय का बात बताते हैं। तो सेना का नाम रख दिया था ये चीज। उसी तरह से वहां पे रख दिया था फ्रांस में जो महिला का सेना थी उसको नाम रख दी थी चुरैल। चुरैलों का धावा बोलते हैं उसको, समझ गया। चुरैलों का धावा हम पूछेगा किसका सेना था तो याद रखेंगे किसका सेना था, महिला का। 10,000 से ज्यादा महिला थी, समझ गया। मतलब बढ़िया बात है, चुरैलों का धावा बोल दिया था। तो याद रखेंगे चुरैलों का धावा कहाँ के साथ मतलब किस देश से संबंध है? फ्रांस से। लुईस सोलमा के समय में इसे से जनता विद्रोह कर दिया
जब जनता विद्रोह कर दिया तो उस समय जो है फांसी पे लुईस सोलमा को चढ़ाने के लिए 1993 ईस्वी में लुईस सोलमा को जो है ना फांसी पे चढ़ा दिया था। पूछेगा बताओ कि लुईस सोलमा राजा को जो है फांसी कब दिया गया था, तो याद रखेंगे 1793 ईस्वी में। पहला बात समझ में आ गया। उसके बाद याद रखेंगे 1799 ईस्वी का जो है 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव के बारे में समझेंगे। जैसे ये क्रांति हो गया, लुईस सोलमा को जो है फांसी पे दे दिया, तो 1789 ईस्वी में जो है ना सब जनता बोला कि यहाँ अब राजा नहीं रहेगा, यहाँ संविधान चलेगा। संविधान बनाया। संविधान में सबसे पहला बात बता दिया कि सबको जो है ना क्या मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा। जिसको जो मन है सब अपना अपना अधिकार के हिसाब से काम करो। दूसरा बोल दिया उसमें, जैसे भारत में बोलते हैं ना, भारत जो है ना मातृभूमि है। कैसे ना भारत, तो अपना से बोलते हैं ना भारत माता की जय, उसी तरह से फ्रांस में पितृभूमि होता है, यानी पिता की जय बोला जाता है वहां पे। समझ गया। तो उसमें बोल दिया संविधान में कि फ्रांस क्या है, पितृभूमि है, और हम सब वहां का क्या है, नागरिक है। ठीक। अगला बात था यहाँ पे, वहां पे भी झंडा दे दिया, तिरंगा जैसे अपना सबको होता है, उसी तरह से फ्रांस में भी क्या कर दिया, झंडा दे दिया, और बोल दिया कि पूरा फ्रांस में जो है एक ही भाषा बोला जाएगा, जो फ्रेंच भाषा होगा। पहले अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता था, संविधान में दर्जा दे दिया कि पूरा फ्रांस में एक ही भाषा चलेगा। यानी जैसे हम हिंदी बोलेंगे या फ्रांस का भाषा बोलेंगे हम, तो वो भी पूरा फ्रांस का आदमी वही भाषा बोलेगा। जैसे भारत में क्या है, भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा चलता है। जैसे हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में, जम्मू कश्मीर वाला एरिया में जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाला एरिया में तो कश्मीरी भाषा चलेगा। हरियाणा सब में, बिहार यूपी में हिंदी चलता है, बंगाल में बंगाली चलता है, उड़ीसा में उड़िया भाषा चलता है, हर जगह अलग अलग भाषा चलता है। उसी तरह से वहां पे बोल दिया अलग अलग भाषा नहीं चलेगा, एक भाषा चलेगा हर जगह। ठीक। तो इसको याद रखेंगे। पहला बात कि कौन भाषा संविधान के अनुसार दे दिया था, फ्रेंच भाषा दे दिया था। वैसे भी फ्रांस का भाषा कौन सा है, फ्रेंच भाषा। ठीक ना, फ्रांस का भाषा कौन सा है, फ्रेंच भाषा। मैथिली में भी ये क्वेश्चन है, फ्रांस का कौन भाषा है, फ्रेंच भाषा। अब बात फिर बता दिया संविधान के अंदर में, पहले फ्रांस बहुत भागों में टूटा हुआ था, उन सारे भागों में अगर कहीं पे भी व्यापार करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो कोई आदमी बिहार से, यूपी से बिहार में कोई बिजनेस करने जाएगा, उसको टैक्स लगेगा। ये चीज बोल दिया, जो आयात कोई सामान मंगो या बेचो, आयात निर्यात अगर काम करेंगे तो वहां पे टैक्स खत्म है, किसी को भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे जनता हो, राजा हो, किसी को भी। और इसमें सबसे बड़ा बात था, इसमें सब 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का मेन प्रभाव में दिया हुआ था। यहाँ का नारा है स्वतंत्रता, यानी हम सब क्या है, स्वतंत्र है। समानता, यानी सब आदमी समान है। एवं बंधुता, बंधुता मतलब हम सब भाई भाई है सब आदमी। ये नारा था। अगर पूछेगा 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो याद रखेंगे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता याद रखेंगे। इस पॉइंट को याद रखेंगे, और यहाँ पे टैक्स, भाषा, पितृभूमि, ये सब सारा पॉइंट को याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे, देखो अगर ये वाला भाग से पूरा याद करेंगे, अगर ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले याद रखेंगे महाद्वीप की संख्या भारत में कितनी, दुनिया में कितना है, 7। कितना है, 7। जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा, एशिया। दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका 4 पे, दक्षिणी अमेरिका 5 नंबर पे, अंटार्कटिका 6 पे, यूरोप 7 पे, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अपना सब कौन महाद्वीप पढ़ रहे हैं अभी, यूरोप। यूरोप में कौन सा देश के बारे में पढ़ते हैं, फ्रांस। कौन देश के बारे में, फ्रांस। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय एवं विकास। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा सबसे पहले पढ़े हैं। राष्ट्रवाद का पहला परिभाषा में क्या याद रखेंगे, देश के प्रति प्रेम, लगाव, स्नेह और गर्व की भावना को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्रवाद का जो यह परिभाषा जो दिया था लगाव प्रेम वाला, यह कौन दिया हुआ था, अर्नेस्ट रेनन। कौन दिया था, अर्नेस्ट रेनन। और फ्रेडरिक सोरी भी एक राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया था। वो क्या चीज के आधार पे दिया था, चित्र के आधार पे और झंडा के आधार पे। 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति को ध्यान रखेंगे कि फ्रांस का जो क्रांति हुआ था कब हुआ था, 1789 में। 1789 में फ्रांस में कौन क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फ्रांस में जो राजा उस समय था, शुरुआत में राजतंत्र का बात था फ्रांस में, तो उस समय राजा था लुई 14। लुई 14 का एक शब्द है, क्या था शब्द,
वही राज हो और मेरा शब्द ही क्या है, कानून है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। यह कौन बताया था, यह शब्द कौन दिया था, ली चौदमा। अगर बात करेंगे 1789 ईस्वी में, इस समय वहां का राजा कौन था, लुई सोलमा। लुई सोलमा के समय में जनता क्या किया था, विद्रोह किया था, चुड़ैलों का धावा। अगर बात करेंगे तो यह किस देश से संबंध है, फ्रांस से संबंध है, ये भी याद रखेंगे। अब लुई सोलमा जो है ना, कैसा राजा था, निरंकुश राजा था। कैसा राजा था, निरंकुश राजा था। और जनता विद्रोह कर दिया था। और लुई सोलमा को कब फांसी पे चढ़ा दिया था, 1793 ईस्वी में। 1789 ईस्वी को जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव का बात करेंगे, तो प्रभाव जो यही था कि सबको संविधान बना के समान अधिकार दिया था। क्या दिया था, समान अधिकार दिया था। पहला क्या दिया था, समान अधिकार। दूसरा, फ्रांस को बोल दिया था कैसा भूमि है, पितृभूमि है। फ्रांस कैसा भूमि है, और हम सब वहां का नागरिक है। क्या है, नागरिक। और झंडा भी दिया था। फ्रांस में एक भाषा संविधान में लाया था, उस भाषा का नाम क्या था, फ्रेंच भाषा। कौन भाषा, फ्रेंच। और आयात निर्यात टैक्स हटा दिया था। और बाद में यहाँ पे नारा दिया गया था, क्या थी, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। ठीक ना, बंधु मतलब होता है भाई, याद रखेंगे। ये वाला पॉइंट सारा याद रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 1789 ईस्वी से धीरे धीरे यह संविधान चलता रहा। बाद में आते आते 1799 ईस्वी से पहले फ्रांस में फिर से राजतंत्र लागू हो गया। फिर से राजा का यहाँ दबदबा स्टार्ट हो गया। और फिर से यहाँ राजा अपना शासन 1799 से पहले स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 1799 ईस्वी में एंट्री हो गया नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस में। ठीक ना, याद रखेंगे नेपोलियन से कि नेपोलियन जो है ना, जब फ्रांस में एंट्री लिया था ना, उस समय फ्रांस में से पहले 40 युद्ध जो है ना नेपोलियन जीत चुका था। समझ गया, कितना युद्ध जीत चुका था, 40 युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट पहले जीत चुका था। इसका नाम बहुत फेमस था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, या जब 1799 में एंट्री लिया फ्रांस में, सबसे पहले एंट्री लेके जो राजतंत्र धीरे धीरे लागू हो गया था, उसको सबसे पहले समाप्त कर दिया। क्योंकि राजतंत्र में तानाशाही का सरकार रहता है, यानी राजा को जो मन है ना वही करेगा। राजा अपना अनुसार देश को चला, ठीक ना। तो राजतंत्र को आते ही क्या कर दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट समाप्त कर दिया था। ठीक ना, पूछेगा अगर 1799 ईस्वी में फ्रांस का राजतंत्र जो समाप्त किया था, वह कौन किया था राजतंत्र समाप्त, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट शुरुआत में बहुत अच्छा व्यक्ति था, लास्ट में इसको डिस्टर्ब हो गया था। तो लास्ट में ये भी अपना जो है ना, जैसे राजा करता है सेम उसी तरह से ये भी करना स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में ठीक ठाक था और लोग इसके प्रति ज्यादा जागरूक रहता था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट इससे पहले 40 युद्ध लड़ा हुआ था, 40 में सारा का सारा युद्ध जीता हुआ था। ठीक ना, इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस में बहुत इसको मान रहा था सब आदमी। इन्होंने एंट्री लिया नेपाल में, अभी फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट। और 1799 ईस्वी में पहले राजतंत्र खत्म कर दिया। जिससे जनता तरस था, परेशान था, उसको डायरेक्ट हटा दिया और बोल दिया संविधान हो न हो, हम लाएंगे नेपोलियन संहिता। क्या चीज, नेपोलियन। ऑब्जेक्टिव में पूछता है नेपोलियन संहिता कौन लाया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। पूछा हुआ प्रश्न है नेपोलियन संहिता कब आया था या कब लाया गया था, 1804 ईस्वी में। ठीक ना, 1804 ईस्वी में लाया, जिसे नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। नेपोलियन संहिता का दूसरा नाम क्या होता है, नेपोलियन कोड। और नेपोलियन कोड में सबसे मेन बात था, या नेपोलियन संहिता में कुछ नियम लाया था, जो नियम फ्रांस के जनता को बहुत अच्छा लगा था। पहला यही था, कानून के समक्ष बराबर। मतलब देखो, संविधान में क्या था, समान अधिकार था। यहां बोल रहा था कानून रहेगा, लेकिन कानून के समक्ष सब का सब आदमी क्या होगा, बराबर। मतलब जो जनता के लिए, जो राजा के लिए जो शासन होगा, जैसे राजा के साथ व्यवहार होगा, सेम वही जनता के साथ भी व्यवहार होगा। तो सब जनता यहाँ पे खुश था, पहला पॉइंट से, कि कानून के समक्ष हम सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा बात था, आयात निर्यात टैक्स पहले भी बंद किया हुआ था। इन्होंने भी नेपोलियन संहिता में यही बताया था कि आयात निर्यात टैक्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त कर दिया। फिर से जैसे राजा का जब भी शासन आता था, तो फ्रांस में अलग अलग भाषा बोला जाता था। लेकिन बाद में जब भी संविधान आया करता था, तो उसमें एक ही भाषा का चर्चा होता था, जिसका नाम क्या होता है, फ्रेंच भाषा। जैसे अपना भारत में अलग अलग भाषा है,
उसी तरह से अगर भारत में अगर मान लो सब चीज के लिए, चाहे कोर्ट हो चाहे जेल हो, हर जगह एक ही भाषा मतलब लागू कर देगा हर राज्य में हिंदी, तो किसी को कहीं पे जाने में दिक्कत नहीं होगा। अभी जैसे कहीं दूसरा जगह जाते हैं, अपना भाषा का लोग नहीं मिलता, जैसे हम वहां बोलेंगे हिंदी, वहां पे कोई मराठी बोलेगा, तो दिक्कत यही हो जाएगा। वहां पे क्या चीज पता है, मराठी बोलेगा तो हम सबको समझ में नहीं आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हम सब अलग अलग टाइप का लगने लगते हैं। लेकिन फिर वहां पे मान लो हम मराठी मतलब महाराष्ट्र में है, मराठी चल रहा है, और वहां पे कोई अपने भाषा का आदमी हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा, तो वहां पे लगेगा क्या चीज हमारे क्षेत्र का है। यूपीओ करेगा तो बोलेगा यूपी बिहार सब दोनों भाई भाई हैं, बगले में है ना यूपी, और जो कि हम सब जब बिहार में रहते हैं तो यूपी बहुत दूर लगता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे पूरा फ्रांस में एक ही भाषा लागू कर दिया था, जिस भाषा का नाम क्या था, फ्रेंच भाषा। यहाँ पे जन्मजात अधिकार जो है ना समाप्त कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये क्या होता है जन्मजात अधिकार, जैसे पहले क्या हुआ करता था फ्रांस में, जैसे कोई आदमी है, उसका मतलब अगर मान लो 4-5 ठो लड़का हो गया, तो उसमें से जो बड़ा बेटा होता था ना, सब का सब जमीन जो है ना उसी बड़ा बेटा को हो जाता था, क्योंकि राजा वही बनता था, सब का सब जमीन उसी के नाम पे हो जाता था, उसका हो जाता था। ये बोल दिया जन्मजात अधिकार यहाँ से खत्म होगा। अगर मान लो किसी का 4 बेटा है, तो उसका बाप वाला जो जमीन है ना पापा वाला, उस सब चारों बेटा में बराबर दिया जाना चाहिए। यही चीज लाया था नेपोलियन बोनापार्ट। ये अभी तक लागू है भारत में, तो अभी भी यही है लागू। अगर मान लो किसी को 2 ठो बेटा है, तो दोनों बेटा का अगर 10 कट्ठा जमीन है तो 5-5 कट्ठा मिलेगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार ही अभी भी भारत में चलता है। क्या चीज, जन्मजात अधिकार। ये जो बड़ा बेटा को मिलता था जमीन, ये वाला क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये भी एकदम ठीक था। वहां के मतलब जनता में अगर मान लो सब बड़ा बेटा में से अगर 2-3 ठो होता था, तो छोटको सबको जमीन का हिस्सा मिलता था। इसको खत्म कर दिया। उसके बाद आता है योग्यता के आधार पर नियुक्ति। अब देखो ये योग्यता के आधार पर नियुक्ति क्या होता था, पहले किसी को जिसको मन है राजा बना दो, चाहे बकलोलो है राजा बना दो, सेना बना दो, सेनापति बना दो, पहचान के आदमी को, ठीक। लेकिन यहाँ पे बोला अब कोई राजा बनेगा या कोई भी चीज बनेगा ना, तो योग्यता होना चाहिए उसके अंदर। जैसे अपना सब भारत में अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बिहार पुलिस बनना है, तो उसमें क्या योग्यता दे दिया है कि 12वीं पास या 10वीं पास होना चाहिए, तब जाके बनेंगे। ये योग्यता होना चाहिए, और योग्य व्यक्ति ही यहाँ पे क्या बनेगा, राजा बनेगा। ये भी जरूरी है, ये भी हर जगह लागू होता है। यही भाषा हर जगह लोग बोलते रहता है कि राजा के बेटा अब राजा नहीं बनेगा। राजा वही बनेगा, कौन बनेगा, जिसके अंदर जो है ना योग्य होना चाहिए राजा बनने का। ये नेपोलियन बोनापार्ट 1804 वाला नेपोलियन कोडे में बता दिया था ये सब बात, ठीक। इसी को अभी अलग अलग तरह से मोटिवेशन बना बना के लोग डाल देता है। तो ये वाला पॉइंट नेपोलियन कोड में याद रखेंगे, ये 5 पॉइंट। पहला याद रखेंगे कानून के समक्ष बराबर। पहला क्या याद रखेंगे, कानून के समक्ष बराबर। दूसरा नंबर पे क्या याद रखेंगे, आयात निर्यात को क्या कर दिया था, टैक्स को समाप्त। तीसरा नंबर पे याद रखेंगे पूरा फ्रांस में फ्रेंच भाषा लागू किया था। तीसरा में क्या याद रखेंगे, पूरा फ्रांस में कौन भाषा लाया था, फ्रेंच भाषा। चौथा नंबर पे जन्मजात अधिकार को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। जन्मजात अधिकार को पूछेगा कौन खत्म किया था फ्रांस में, तो नेपोलियन बोनापार्ट। और चौथा नंबर पे योग्यता के आधार पे क्या होगा, नियुक्ति। यह नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था। यह अपना कोड में 1804 ईस्वी का नेपोलियन संहिता कोड में बताया गया था, ठीक। उसके बाद बात करेंगे जैसे फ्रांस में मतलब इस तरह से मतलब राजतंत्र हटा के जनता का शासन ला दिया, संविधान टाइप से ला दिया, तो फ्रांस के जनता खुश हुआ। और अगल बगल के जो देश हुआ करता था वह देश भी बहुत खुश था। किससे, नेपोलियन बोनापार्ट से। अब बहुत जब खुश था ना, तो इस सबको जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट को बुलाया जाता था कि आओ यहाँ पे, और इटली में हो, जर्मनी हो, इन सब में भी जो है ना आप राजतंत्र हटाइए, ठीक। जनता का नाम था, तो फेमस हो गया था, मशहूर था नेपोलियन बोनापार्ट। तो यह एंट्री ले लिया था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से बाहर जाके शुरुआत में इटली में, इटली में लिया था। इटली में जाकर जो है राजतंत्र हटा के यहाँ पे जो है ना 2 चीज का स्थापना किया था। ये पूछेगा पहला सेशेल्स पियन गणराज्य का स्थापना कौन किया था, तो याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। सेशेल्स पियन गणराज्य का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट कहा किया था, इटली में। ये भी याद रखेंगे दोनों पॉइंट। उसके बाद पूछेगा ट्रांसपीडियन गणराज्य, इसका स्थापना यानी जो है कौन किया हुआ था, तो नेपोलियन बोनापार्ट किया था, और इटली में।
तो याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट इटली में दो गणराज्य का स्थापना किया था, सेसेल्सियन गणराज्य और ट्रांसपीडन गणराज्य। कौन कौन गणराज्य का स्थापना किया था? सेसेल्सियन गणराज्य और ट्रांसपीडन गणराज्य, ये दोनों याद रखेंगे। अगर बात करेंगे उसके बाद जब यहाँ पे कर दिया तब आगे एंट्री लिया जर्मनी में, ठीक ना। जर्मनी के बारे में बताया, जर्मनी का राजधानी क्या होता है? बर्लिन होता है, समझ गया। इटली का राजधानी रोम होता है, ये याद रखेंगे। जर्मनी का बात करेंगे तो जर्मनी ने जर्मन राइन संघ का स्थापना किया था। इसका मतलब ये था जर्मनी छोटे छोटे 300 भागों में टूटा हुआ था, जिसमें से 39 जगह को मिला लिया था, 39 राज्य को एक में मिला लिया था और उसको एक जगह बनाया था जिसका नाम क्या रख दिया था? जर्मन राइन संघ बनाया था। तो पूछेगा जर्मन राइन संघ का स्थापना कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, समझ गया। या नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी में कौन चीज का स्थापना किया था? जर्मन राइन संघ का, ठीक ना। देखो इटली में कितना जगह का स्थापना किया था? 2, सेसेल्सियन गणराज्य और ट्रांसपीडन गणराज्य, समझ गया। जर्मनी में क्या चीज किया था? जर्मन राइन संघ का स्थापना 39 राज्यों को मिला के किया था। यहां तक हो गया। अब जैसे ये दोनों राज्य में एंट्री लिया ना, तो और अगल बगल का जो देश था ना, वहां का राजा सब जो हुआ करता था वो डर गया था। तो नेपोलियन का जो है ना 4 सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन बना हुआ था। एक इंग्लैंड का बना हुआ था, फिर पर्सा का, फिर ऑस्ट्रिया का, फिर रूस का। 4 जगह का राजा बना हुआ था। वह राजा नेपोलियन बोनापार्ट का जो है ना दुश्मनी मतलब उत्पन्न कर दिया था। चारों राजा मिलके नेपोलियन से दुश्मनी ये ले रहा था कि अगर मान लो फ्रांस में ये ऐसा काम कर रहा है, फिर जाके इटली में किया, फिर जर्मनी में कर रहा, हो सकता है यहाँ पे भी राजा है, यहाँ भी आके जनता का शासन दे देगा, तब तो दिक्कत है। तो इससे अच्छा है जो है ना चारों आदमी मीटिंग करके बैठ गया और इनसे दुश्मनी लिया और इन सब मिलके 1815 ईस्वी में जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट से मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। चारों देश मिलके, चारों देश का नाम याद रखेंगे। शुरुआत में इंग्लैंड, 2 नंबर में पर्सा, 3 नंबर में ऑस्ट्रिया, 4 नंबर में रूस। कौन देश सब याद रखेंगे? इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस। क्या सब याद रखेंगे? पूछेगा नेपोलियन का 4 सबसे बड़ा दुश्मन देश कौन सब था? इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस। क्या सब याद रखेंगे? ये चारों देश मिलकर नेपोलियन पर जब युद्ध करने के लिए तैयार हुआ 1815 ईस्वी में, तो इसके पास सेना जो था ना, सेना कम पड़ गया, क्योंकि ये 4 देश बड़ा बड़ा था और चारों देश में सेना था। नेपोलियन के पास सेना कम पड़ गया था और नेपोलियन जो है ना यहाँ फ्रांस का, इटली का, जर्मनी के लोगों को जबरदस्ती सेना में मतलब बोलता था कपड़ा पहनो, चलो सेना बनो, युद्ध करने चलो। डायरेक्ट उसको कुछ नहीं आता था, डायरेक्ट सेना वाला कपड़ा पहना दिया, चलो सेना बनो। जबरदस्ती कोई सुतले रहता था, सुबह पकड़ के लेके उठाया, चलो सेना बनो, सेना बना दे। लोग इससे परेशान हो गया था, परेशान हो गया ना, बोला नहीं बनेंगे सेना। तो ये बोलता क्यों नहीं बनेगा, हम यहाँ का राजा हो गया फ्रांस का, तब तो मेरा बात मानेगा। जनता एक विद्रोह कर दिया और इसका साथ नहीं दिया नेपोलियन बोनापार्ट को। जब नेपोलियन बोनापार्ट का साथ नहीं दिया, इधर 4 बड़ा बड़ा दुश्मन था, दोनों के बीच युद्ध हुआ। और युद्ध होगा तो स्वाभाविक बात है इसको जनता ने साथ दिया। अगर जनता साथ देता तो इसको युद्ध को बहुत एक्सपीरियंस था, 40 युद्ध जीत चुका था, मतलब युद्ध का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहाँ इसको जनता ने साथ दिया और जब जनता ने साथ दिया तो 1815 ईस्वी में चारों देश इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस, चारों देश मिलकर अटैक किया और 1815 ईस्वी में इस पे अटैक किया था युद्ध। उस युद्ध का नाम दिया था वाटरलू का युद्ध। क्या युद्ध का नाम था? तो पूछेगा वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। समझ गया? किसके किसके बीच हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट और 4 देश के साथ में, जिस देश का नाम था ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, समझ गया, तकर बाद इंग्लैंड। 4 देश का नाम याद रखेंगे। जैसे युद्ध हुआ भैया हार गया वाटरलू के युद्ध में, तो यहाँ पे क्या हो गया था? इंग्लैंड और पर्सा, इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस, ये चारों देश मिलकर एक बैठक किया था। समझ गया? बैठक किया हुआ था, बैठक का नाम रख दिया था वियना सम्मेलन। ठीक ना? क्या नाम रख दिया था? वियना सम्मेलन। तो ये याद रखेंगे। अब देखो बैठक सबसे पहले वियना सम्मेलन इसलिए नाम रखा हुआ था यहाँ पे, यह चारों देश मिलकर जो बैठक किया था ना ऑस्ट्रिया में किया था।
समझ गया। ऑस्ट्रिया में जिस जगह पे किया था बैठक, वो ऑस्ट्रिया का राजधानी था। ऑस्ट्रिया का राजधानी क्या होता है? वियना। समझ गया, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना। तो वियना में जाके जो है ना, यहाँ पे मतलब बैठक किया था, उसका नाम रख दिया था वियना सम्मेलन। तो 1815 ईस्वी में युद्ध हुआ, उसी समय बैठक किया, तो याद रखेंगे वियना सम्मेलन जो हुआ था। तो वियना सम्मेलन पूछेगा कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। सब मिलकर बैठक किया था। तब देखो उस देश का जो है ना अध्यक्ष जो मेन होता है, वही वियना सम्मेलन को जो है ना अध्यक्ष बने था। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष बना था ना, उसका नाम था मेटरनिक, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर होता था। राजा को बोलते थे क्या चीज? चांसलर। ऑस्ट्रिया में राजा को क्या बोला जाता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट, यानी राजा। समझ गया। तो उसी तरह यहाँ पे याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया का जो है ना चांसलर था ना मेटरनिक, वो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष किया हुआ था। और मेटरनिक जो था ना, उसका पतन याद रखेंगे 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद मेटरनिक जो था ना, यहाँ पे यह मेजनी एक आदमी था, आगे पढ़ेंगे मेजनी के बारे में। मेजनी को बोल दिया था समाज का सबसे बड़का दुश्मन कौन है? मेजनी है। ये पूछेगा कौन बोला हुआ था, याद रखेंगे मेटरनिक। मेटरनिक से 3-4 पॉइंट याद रखेंगे। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। उसके बाद बोलेगा मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन किया था? मेटरनिक। मेटरनिक किसको बोला हुआ था समाज का सबसे बड़का दुश्मन है? मेजनी को। ये पॉइंट सारा याद रखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे, जब वियना सम्मेलन हुआ था ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहा है। तो वियना सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, वह था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। वियना सम्मेलन जैसे किया 1815 ईस्वी में, उसने बताया था कि देखो जहां जिस क्षेत्र का जो राजा था, वही राजा फिर से आके बन जाओ। ठीक। तो फ्रांस में जो है ना राजा का शुरुआत में बताए थे, जो लुई 14 देते था ना, वो था बुर्बो राजवंश। स्थापित राजतंत्र हुआ था, तो फिर से फ्रांस में जो राजतंत्र आया था, फिर से वह बुर्बो राजवंश था। ये याद रखेंगे।